जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप सबसे एक बार फिर से कहूंगा कि आप सब प्लीज़ वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही मसालेदार और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। इस दौरान राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक गुजरात में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यह जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक हर एक गांव के प्रत्येक घर में नलके का जल उपलब्ध करवाना है। दोस्तों, नज़र डालेंगे गुजरात की तरफ, तो गुजरात के नक्शे पर आप नज़र यहीं डाल लें, क्योंकि यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो गुजरात के बारे में जानकारी देखेंगे अगली स्लाइड्स पर। तो जैसे हम देख सकते हैं, गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से यह राजकीय सीमा साझा करता है। देखते हैं हम गुजरात के बारे में जानकारी। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना का दिन 1 मई 1960 है। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। इसके अगर हम पड़ोसी राज्य देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली से इसकी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमाएं लगती हैं। दोस्तों, अगर गुजरात के लोक नृत्य देखें तो गुजरात के लोक नृत्य गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या, पाणीहारी आदि यहाँ के लोक नृत्य हैं। और गुजरात में प्रमुख नदियाँ हैं तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान देखें तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, म्यारीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों, साथ ही अगर गुजरात के बांध पर नजर डालें तो सरदार सरोवर बांध सूरत में नर्मदा नदी पर, दांतीवाड़ बांध काठा में बनास नदी पर, और उकाई बांध सूरत में ताप्ती नदी पर, और धरोई बांध बनासकांठा में साबरमती नदी पर। तो यह यहाँ के प्रमुख 4 बांध हैं। आप याद रखें, सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध, उकाई बांध और धरोई बांध। अब नजर डालेंगे दोस्तों गुजरात के अन्य जानकारी पर। तो गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य स्टार्ट करते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथ ही गुजरात के सूरत शहर को भारत का हीरा शहर और कपड़ा शहर कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में है। यूट्यूब चैनल पर न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात उच्च न्यायालय बन गया है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि यूट्यूब चैनल पर न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है, तो गुजरात उच्च न्यायालय। विश्व के सबसे बड़े 30,000 मेगावाट क्षमता वाले मिश्रित नवीन ऊर्जा पार्क की आधारशिला गुजरात के कच्छ जिले में रखी गई है। तो यह भी बहुत अच्छे से याद रखें कि विश्व का सबसे बड़ा 30,000 मेगावाट क्षमता वाला मिश्रित नवीन ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, तो गुजरात में है। दोस्तों, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी। साथ ही गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को अब कमलम कहा जाएगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें, यह करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो कमलम नाम रखा गया है ड्रैगन फ्रूट का नाम, और कहाँ, गुजरात में। साथ ही गुजरात में ही भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई गई है। दोस्तों, साथ ही आप आगे देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद के सानंद में बनाया गया। साथ ही गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को कमलम कहा जाएगा, यह तो हमने पहले देख लिया। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित रेयाली गांव में 128 एकड़ में देश का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म पार्क है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो भाई गुजरात में हो। गुजरात के कहाँ, रेयाली गाँव में, जो कि 128 एकड़ है, और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म पार्क है। दोस्तों, गुजरात के खेड़ा में माही नदी पर नर्मदा मुख्य कैनाल पर दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट बनाया गया है और इसकी लंबाई 602 मीटर है। अगर आपको यह डाउट हो कि एक्वाडक्ट क्या कहलाता है, तो एक्वाडक्ट मतलब नदी के ऊपर से कैनाल को गुजरने का स्ट्रक्चर कहलाता है एक्वाडक्ट, जो कि गुजरात के खेड़ा में बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट है। तो आपको याद रखना है, माही नदी पर बनाया गया और नर्मदा मुख्य कैनाल पर भी बनाया गया है। साथ में दोस्तों, गुजरात के अन्य तथ्य और देखें तो आप याद रखें, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और गुजरात
भारत में कपास, नमक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, साथ ही मूंगफली का भी है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है? आपके ऑप्शन है ए यूएई, बी सिंगापुर, सी फ्रांस और डी यूके। तो दोस्तों याद रखें, दिल्ली सरकार हाल ही में फ्रांस से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है। दोस्तों राज्य 1 महीने के भीतर दिल्ली में 24 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, जिनमें से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। इन रेडी टू यूज आयातित ऑक्सीजन प्लांट्स को विभिन्न अस्पतालों में तुरंत स्थापित किया जाएगा और इससे उन अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को दूरी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में कोविड-19 के चक्कर में अभी ऑक्सीजन का संकट बहुत ही चरम सीमा पर है। तो इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स कहाँ से आयात किए हैं? फ्रांस से। नजर डालेंगे दोस्तों फ्रांस की तरफ, तो ऐसे ही आप फ्रांस के नक्शे पर यहाँ नजर डाल लें, आगे इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि फ्रांस की सीमाएं अगर हम देखें तो नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, यहाँ से और आगे हम बहुत अच्छे से अब जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में एमानुएल मैक्रोन है तथा प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप है। फ्रांस की मुद्रा यूरो या CFA फ्रांक है। साथ ही अगर देखें फ्रांस के बारे में अन्य तथ्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरो महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरह से एक प्रायद्वीपीय देश है। दोस्तों इसके अगर उपनाम देखें तो फ्रांस को लघु यूरोप, किसानों का देश एवं और सुरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है। तो यह फ्रांस के उपनाम है। साथ ही फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और पेरिस को फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों पेरिस में इंटरपोल और यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो आपको यह दोनों मुख्यालय भी याद रखने चाहिए। और फ्रांस विश्व का सबसे बड़ा शैंपेन शराब का उत्पादक देश है। तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि शैंपेन शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस। साथ ही दोस्तों याद रखें कि फ्रांस विश्व का सबसे ज्यादा यात्रा किया जाने वाला देश है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को होने वाला है? आपके ऑप्शन है ए 28 अप्रैल, बी 29 अप्रैल, सी 30 अप्रैल और डी 1 मई। तो दोस्तों याद रखें, पश्चिम बंगाल का चुनाव का अंतिम चरण 29 अप्रैल यानी आज ही होने वाला है। इस अंतिम चरण के तहत पश्चिम बंगाल के 35 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। इन चुनावों के नतीजे 2 मई 2021 को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? आपके ऑप्शन है ए USA, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना ब्रिटेन देश की है। यूनाइटेड किंगडम के मौसम विज्ञान कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड किंगडम में भी अक्सर मौसम में काफ़ी तीव्र बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मौसम में आए इस तीव्र बदलाव के कारण लोगों का जीवन कई बार काफ़ी अस्त व्यस्त भी हो जाता है। दोस्तों नज़र डालेंगे अगर हम यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड और के साथ यह मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम का गठन होता है, जिसकी मुख्यतः अगर देखें एक मेनली केंद्रीकृत राजधानी तो लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में किसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक चुना है? आपके ऑप्शन है ए अशोक मेहरा, बी शक्तिकांत कपूर, सी कृष्ण चावला और डी अमित बनर्जी। तो दोस्तों याद रखें, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने हाल ही में अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक चुना है। दोस्तों BEML में 3 दशक से अधिक के अपने व्यावसायिक करियर में श्री बनर्जी ने R&D और विनिर्माण कार्यों में काम किया है। उनके अनुभव में विभिन्न उत्पादों जैसे
SSEMU मेट्रो कार, कैटेनरी मेंटेनेंस व्हीकल आदि का डिजाइन और विकास शामिल है। दोस्तों नजर डालेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ, तो इसकी स्थापना मई 1964 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों हेडक्वार्टर बहुत अच्छे से याद रखें, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तथा इसकी स्थापना मई 1964 में की गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बेसिक जानकारी बता दूं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप फोटो में देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ हैं तथा यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। साथ ही दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश का एक तथ्य कि यह भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है। यह दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे NCDEX के नए MD और CEO चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए विपिन चंद्र पॉल, बी रमेश सायनी, सी अरुण रस्ते और डी चंद्र कुमार राव। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में चंद्र कुमार राव अरुण रस्ते को NCDEX के नए MD और CEO चुना गया है। दोस्तों बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX के MD और CEO के रूप में नियुक्त की मंजूरी दे दी है। दोस्तों नजर डालेंगे NCDEX की तरफ, तो इसकी स्थापना 15 दिसंबर 2003 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना स्थापना की तारीख और हेडक्वार्टर बहुत अच्छे से। NCDEX की अगर आप देखें इसका फुल फॉर्म, तो राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 15 दिसंबर 2003 को तथा मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए SIPRI मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस मतलब सैन्य खर्च डेटाबेस शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का मतलब यह निकलता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश या सेना पर खर्च करने वाला देश कौन सा है। और आप इस क्वेश्चन से 2-3 पॉइंट याद कर लेना कि यार अगर रिपोर्ट का नाम क्या होता है तो सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस नाम से एक रिपोर्ट होती है। इसका शीर्षक और क्या है, जारी कौन करता है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे जारी करता है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन और डी जापान। तो दोस्तों आपको बता दें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए SIPRI मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक के नए आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा देश अमेरिका है। दोस्तों नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष 5 सबसे बड़े खर्चकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका 778 बिलियन, चीन 252 बिलियन, भारत 72.9 बिलियन डॉलर, रूस 61.7 बिलियन डॉलर और यूनाइटेड किंगडम 59.2 बिलियन डॉलर थे। दोस्तों इन 5 देशों ने मिलकर वैश्विक सैन्य व्यय का 62% हिस्सा खर्च किया है। वैश्विक स्तर पर 2020 में सैन्य खर्च बढ़कर 1981 बिलियन डॉलर रहा है और यह मूल्य 2019 की तुलना में वास्तविक रूप से 2.6% की वृद्धि है। तो दोस्तों वृद्धि भी बहुत अच्छे से याद रखें कि वास्तविक रूप पर अगर वृद्धि कितनी हुई है तो 2.6% की वृद्धि हुई है परसेंटेज की, और यह टोटल कितना रहा है तो 1981 बिलियन डॉलर टोटल सैन्य खर्च रहा है 2020 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? आपके ऑप्शन है ए
टाटा, बी विप्रो, सी महेंद्रा और डी टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों याद रखें, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों की लिस्ट में टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स, जो कि एक भारतीय कंपनी है, इसने जगह बनाई है। दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स का नाम भारत में डिजिटल बदलाव लाने के लिए शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बायजू एक ऐप चलता है और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इसको भी टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों अभी आप लोग जाना नहीं, आज की वीडियो में 10 की जगह 14 क्वेश्चन है, तो आप प्लीज एंड तक देखते रहना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और डी अंतर्राष्ट्रीय गीत दिवस। तो दोस्तों याद रखें 29 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया नृत्य का एक वैश्विक उत्सव है। 1982 में ITI के नृत्य समिति ने हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बैले दिवस की स्थापना की थी। तो दोस्तों याद रखें कि इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना कब की गई? 1982 में। वो किसके द्वारा? तो ITI द्वारा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा? आपके ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी उपराज्यपाल, सी रक्षा मंत्री और डी विदेश मंत्री। तो दोस्तों याद रखें दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए कानून अधिसूचना में उपराज्यपाल दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उपराज्यपाल को सरकार की मंजूरी दी है। इसमें बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, साथ ही यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आप दोनों बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसे को वित्त सचिव नामित किया है? आपके ऑप्शन है ए हसमुख अधिया, बी अजय भूषण पांडे, सी व्यय सचिव टीवी सोमनाथन और डी अजय कुमार भल्ला। तो दोस्तों याद रखें सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव नामित किया है। दोस्तों सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव नामित किया है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव किसको नामित किया गया है? तो व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए किस एक पहल की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए वुमेन फॉर वेल्सपन, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी उज्ज्वल और डी नारी सहायता। तो दोस्तों याद रखें वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए एक वुमेन ऑफ वेल्सपन पहल की घोषणा की है। दोस्तों वुमेन ऑफ वेल्सपन नामक इस पहल के तहत समूह महिलाओं को आगे बढ़ने का वातावरण प्रदान करेगा। प्रगतिशील नीतियों को संस्थागत रूप से दिया जाएगा ताकि महिलाएं मनचाहे पद तक पहुंच सकें। दोस्तों यह देख सकते हैं आप इनका लोगो वेल्सपन ग्रुप का, और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी लेडीज को मतलब महिलाओं को आगे रखा गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री, बी विदेश मंत्री, सी रक्षा मंत्री और डी गृह मंत्री। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान कहाँ बनाया गया है तो आपको पता होना चाहिए IIT मद्रास में, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन 18-19 मिनट में मैंने आपको 14 क्वेश्चन के साथ साथ 2 राज्य मतलब एक राज्य और एक देश के साथ साथ अन्य की भी जानकारी पूरी प्रदान की है। और एक बार भी यह नहीं बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। तो प्लीज अब आप लोग अपना फर्ज निभाएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।